बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक इमरान खान साहब की वो कामयाबियां जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर अपनी जगह नहीं बना सकती। उसके साथ साथ आज जो आसिफ़ अली ज़रदारी और उज़ैर बलोच के हवाले से जो मीडिया जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, उस हवाले से असल हकीकत क्या है और आसिफ़ अली ज़रदारी की जान जिस तोते में है, वो तोता कैसे पाकिस्तान के इदारों के हाथ में आ गया है। किस तरह आसिफ़ अली ज़रदारी की गर्दन पर पाकिस्तान के इदारों का और आसिफ़ अली ज़रदारी ने जो इस मुल्क के साथ जिस तरह नोच खसोट और कत्लेआम किया, जिस तरह इस मुल्क के साथ और इस कौम के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की, उस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत पर तनकीद तो हर जगह से ही होती है। अब तो हालात इस रुख पर पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान का तमाम तर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी अपोजिशन बनकर हुकूमत पर और हुकूमत के हर काम पर तनकीद कर रहा है। इस तनकीद की आड़ में या इस तनकीद की मुहिम में, इस तनकीद के धारे में हुकूमत के वो काम भी, वो काबिल सताइश कारनामे और वो कामयाबियाँ जिस पर हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए था, हुकूमत की हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए थी, वो कहीं छुप कर रह गई हैं। उस हवाले से मैंने कुछ ये रिसर्च करके कुछ डिटेल्स इकट्ठी की हैं। 5 से 7 वो बड़ी कामयाबियाँ जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं, पाकिस्तान को आने वाले वक्त में अगयार की ग़ुलामी से आज़ाद करके अपने पाँव पर खड़ा कर सकती हैं। सबसे पहले आप पाकिस्तान की मईशत को लेने के, पाकिस्तान का जो बैरूनी दुनिया के साथ तिजारत है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस है, वो गुज़श्ता हुकूमतों के दौरान बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। जिस वक्त 2008 से 2013 के 5 साल के अरसे में पीपल्स पार्टी जब हुकूमत छोड़कर गई थी, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से मतलब होता है कि इस हुकूमत की जो टोटल इनकम है, हुकूमत जो अपनी प्रोडक्ट्स बैरूनी दुनिया के अंदर सेल करके उसके अवज़ जो डॉलर कमाती है, जिससे तमाम तर आलमी तिजारत होती है, हुकूमत के बेशतर अखराजात, बैरूनी कर्ज़े और जो ज़रूरी अशिया और ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं, उनके बिल्स की अदायगी के लिए एक बेहद अहम एलिमेंट है एक्सपोर्ट। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तक पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स करीबन 25 अरब डॉलर थीं और उस वक्त पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला ज़खायर थे, यानी कि स्टेट बैंक के पास जो डॉलर्स की एक जो वैल्यू थी, वो 22 से 25 अरब डॉलर थी। 2018 तक आते आते 5 साल में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पिछले कारनामे जो कर गई है, जो बड़े बड़े कारनामे कर गई है, उनमें सबसे बड़ा कारनामा मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बुरी तरह से तबाह करना था, इंपोर्ट बिल को बढ़ाना था। पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल के दौरान जो एक करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं कि यानी आप इंपोर्ट कितनी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कितनी कर रहे हैं, उस करंट अकाउंट डेफिसिट की जो अमाउंट थी सालाना, वो करीबन 28 अरब डॉलर पर चली गई थी। यानी कि आपकी टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर 28 अरब डॉलर का फ़र्क था। आप 28 अरब डॉलर सालाना खसारे में जा रहे थे। दूसरे नंबर पर 2018 तक पाकिस्तान को जो बैरूनी तरसीलात मिलती थी, यानी फ़ॉरेन रेमिटेंस, जो पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बैरून ममालिक सेटल जॉब्स बिज़नेस के ज़रिए जो पैसा भिजवाते थे, उसका टोटल वॉल्यूम करीबन 22 अरब डॉलर बनता था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, इन्होंने सबसे बड़ा फोकस ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट और पाकिस्तान की मईशत पर किया है। आज उस हवाले से कामयाबियाँ इनको मिलना शुरू हो गई हैं, उन इक़दामात के समरात मौसूल होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 2 साल के अंदर पहली मरतबा सरप्लस में गया, यानी कि 28 अरब डॉलर का जो खसारा था, तजारती खसारा था, वो ख़त्म हो चुका है और करीबन 20 मिलियन डॉलर पाकिस्तान का जो इस साल का जो इस बल्कि से माही का
करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म होने के बाद जो बैलेंस बनता है वो सरप्लस में गया है। दूसरे नंबर पर जो इनकी बड़ी कामयाबी वो इंटरेस्ट रेट 13% से कम करके 6% पर लेकर आना। पाकिस्तान के अंदर जो छोटे बैंक्स हैं, जो छोटे कारोबारी तबके हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होगा और वो अपने माली अखराजात को पूरा करने के लिए उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपनी असासे बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत लो इंटरेस्ट के ऊपर वो बैंकों से कर्ज़े लेकर अपने कारोबार को तरक्की दे सकेंगे। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ हुकूमत ने पाकिस्तानियों को बैरून मुमालिक जॉब्स और रोज़गार के लिए सेटल करवाने के लिए बड़े अहम इक़दामात किए। उस हवाले से जुल्फ़ी बुखारी साहब ने करीबन 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानियों को खलीजी रियासतों के अंदर जॉब्स लेकर दी। उसके जो समरात थे वो इस तरह से पाकिस्तान को मसूल होना शुरू हो चुके हैं कि आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के जो सालाना रेमिटेंस हैं वो तारीख़ की बुलंद तरीन शरह पर चले गए हैं। जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पीपल्स पार्टी के 24 अरब डॉलर को कम करके 19 अरब डॉलर पर ले आई थी, वो तहरीक इंसाफ हुकूमत उसको इंक्रीज़ करके उसमें बूस्ट लगाकर वो आज की डेट तक 24 अरब डॉलर पर चले गए हैं, जो 7% ज़्यादा हैं। गुज़श्ता हुकूमतों से 7% ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हर साल पाकिस्तान को अपने अखराजात पूरे करने के लिए, अपना इंपोर्ट बिल अदा करने के लिए, बैरूनी कर्ज़े अदा करने के लिए 10 से 12 अरब डॉलर का लोन लेना पड़ता था। ये चंद इक़दामात की वजह से एक तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम हुआ है, दूसरा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। एक्सपोर्ट के हवाले से मुझे साथ में याद आ गया कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा पाकिस्तान की जो मेडिकल प्रोडक्ट्स थी, सर्जिकल मास्क और दीगर मेडिकल इक्विपमेंट, पूरी दुनिया से ऑर्डर्स मिले हैं। पाकिस्तान को टेक्सटाइल का शोबा सरप्लस हो गया, यानी कि मज़ीद ऑर्डर्स लेने की गुंजाइश नहीं रही। सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर सिर्फ सर्जिकल मास्क और मेडिकल इक्विपमेंट के 1 अरब डॉलर के पाकिस्तान को ऑर्डर्स पूरी दुनिया से मौसूल हुए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ में बुलंद तरीन ऑर्डर्स हैं। उसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट का जो 70% है वो फर्नेस ऑयल की मद में पाकिस्तान अदा करता है। यानी कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान इंपोर्ट करता है सालाना 16 अरब डॉलर, जिसमें से ये टोटल इंपोर्ट का 70% बनता है, जिसमें से सिर्फ फर्नेस ऑयल जो बिजली पैदा करने के लिए जो ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है उसका सालाना बिल 11 से 12 अरब डॉलर बनता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बिजली का बहरान ख़त्म करने के लिए जो पावर प्लांट्स लगा कर गई थी जल्दबाजी के अंदर, जो कि वो अपने क्रेडिट पर लेते हैं, वो इतने महंगे पावर प्लांट्स थे कि उनकी वजह से पाकिस्तान को सालाना 700 अरब रुपए के सर्कुलर डेट का सामना है। सर्कुलर डेट से मुराद ये है कि अगर आप हर साल 700 अरब रुपए की अमाउंट पे भी कर दें तो वो अगले साल इतना ही कर्ज़ मज़ीद चढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी बिजली जो फर्नेस ऑयल से पैदा हो रही है वो इतनी महंगी है कि आपकी आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। हुकूमत उस पर सब्सिडी देकर सस्ते दामों, महंगे दामों प्रोड्यूस करके सस्ते दामों आवाम को सप्लाई कर रही है। तो जो फर्नेस ऑयल का जो कंट्रीब्यूशन था, पाकिस्तान इस तक 24,000 मेगावाट बिजली बना रहा है, जिसमें से 8,000 मेगावाट हाइडल है जो कि पर यूनिट चंद पैसों की पड़ती है, जबकि 16,000 मेगावाट फर्नेस ऑयल और दीगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ज़रिए से बनाई जा रही है। वो पाकिस्तान को पर यूनिट करीबन 18 से 20 रुपये पड़ती है, जो कि हुकूमत सब्सिडीज़ देकर और तमाम तर अखराजात लाइन लॉसेस पूरे करके 22 से 24 अरब रुपये 22 से 24 रुपये पर यूनिट बर्दाश्त करके 8 से 9 रुपये पर यूनिट आवाम को सप्लाई कर रही है। उस हवाले से एक पानी का बहरान, ये तो आप सबको मालूम है कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान कितने बड़े वाटर क्राइसिस का सामना करने जा रहा है। नए डैम्स की तामीर, जो कि गुज़श्ता कई दहाइयों से किसी भी हुक्मरान ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार में आने के बाद 3 बड़े डैम्स का संगे बुनियाद रखा, एक नहीं 3 बड़े डैम्स।
मैं नाम गिनवा दूँ, महमद डैम, दियामिर भाषा डैम और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सीपेक का हिस्सा है, गुज़श्ता दिनों ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उसका इफ्तिताह कर चुके हैं। ये करीबन 2025 से लेकर 2026 तक पाकिस्तान के तीनों डैम्स तामीर हो जाएंगे। 1960 के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान एक साथ 3 बड़े डैम तामीर करने जा रहा है। इन 3 बड़े डैम से एक तरफ तो पाकिस्तान में जो बिजली के बहरान का सामना है, महंगी बिजली जो आवाम हुकूमत से ख़रीद रही है, सालाना 700 अरब रुपए के सर्कुलर डेट का सामना है, वो ख़त्म होगा। उसके साथ साथ करीबन 12,000 मेगावाट बिजली इन 3 हाइडल पावर प्लांट से पैदा होगी। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बड़े वसी पैमाने पे पानी को ज़ख़ीरा करने के मौके मैसर आएंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें हुकूमत के जो ख़ारजा महाज पर मिलने वाली कामयाबियाँ, आप ये देखें कि ख़ारजा महाज पर मिलने वाली कामयाबियाँ डायरेक्ट असरअंदाज होती हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर उस मुल्क की रेटिंग पर। गुज़श्ता दिनों ये तमाम तर इंटरनेशनल इदारों ने, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ ने भी रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग में 6 दर्जे बेहतरी आई है, यानी कि एक साथ 6 दर्जे बेहतरी। ये 6 दर्जे बेहतरी वाज़े तौर पर इशारा करती है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की रिस्पेक्ट में, पाकिस्तान की ऑनर में, पाकिस्तान की डिग्निटी में इजाफ़ा हो रहा है। उसके साथ साथ अगर बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी की बात कर लें तो वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकल हो जाएगा, क्योंकि जितने कर्ज़े इमरान खान साहब ने इस एक साल में 15,000 अरब रुपए के कर्ज़े अदा किए हैं, लेकिन हुकूमती कमज़ोर मईशत को सहारा देने के लिए और इस तमाम तर सर्कुलर डेट के बहरान से निकलने के लिए तकरीबन 12,000 अरब रुपए के मज़ीद कर्ज़ भी लिए हैं। ये थी वो तमाम तर तफसीलात जो कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी जगह भी आपको सुनाई नहीं देगी, किसी जगह भी आपको इनका ज़िक्र दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि हम व्लॉगर्स, हम यूट्यूबर्स उन पहलुओं पर भी, उन मस्बत कामयाबियों पर भी बात करते हैं जो जिनका क्रेडिट इस हुकूमत को देना बेहद ज़रूरी है। उसके साथ साथ थोड़ा सा अगर बात करने आसिफ अली जरदारी, उज़ैर बलोच की JIT के बाद एक बड़ा दबाव आया, एक बड़ा सियासी माहौल बन गया। उसके बाद आसिफ जरदारी साहब जो कि बिस्तर मर्ग पर थे, बिल्कुल आज गए कल गए, इस तरह का माहौल, इस तरह के बयान और इस तरह का तासुर बिलावल भुट्टो की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया जा रहा था। वो ज़ेर बलोच की JIT के बाद, उस JIT में आने वाले इंकशाफात के बाद एकदम से उस सियासी प्रेशर को कम करने के लिए उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का कंधा एक मरतबा फिर इस्तेमाल करने की कोशिश की, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। आज जो इस हवाले से सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि उज़ैर बलोच को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है और वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ 18 कत्ल के मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें उनका जो दफ़ा 164 का बयान था, उस हवाले से जज साहब ने उनसे पूछा कि क्या आप उस बयान की तस्दीक करते हैं। उस पर उज़ैर बलोच ने कहा कि नहीं, मैं उस बयान की तस्दीक नहीं करता, मुझे तो ऐसे किसी बयान का पता भी नहीं है। जिस पर पाकिस्तान के मीडिया में एक बड़ा शोर शराबा और एक बड़ी अजीब सी बहस शुरू हो गई है, जैसे कि वो पूरी की पूरी JIT ख़त्म हो गई, आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ सारे इल्ज़ामात ख़त्म हो गए हैं। उज़ैर बलोच के एक बयान से, एक स्टेटमेंट से जैसे आसिफ अली जरदारी दूध के दूल्हे हो गए हैं, उन पर तमाम तरह इल्ज़ामात झूठे साबित हो गए हैं। तो इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि दफ़ा 164 का बयान ये कन्फेशन स्टेटमेंट होती है, ये मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा रिटन और स्टेटमेंट की सूरत में दी जाती है। उसमें इकबाल जुर्म किया जाता है, अपने तमाम तर जराइम को तस्लीम किया जाता है। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट दफ़ा 164 क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत मजिस्ट्रेट और मुलजिम की मौजूदगी में होती है। उस दौरान मजिस्ट्रेट मुलजिम से एक क्वेश्चनायर पर भी सिग्नेचर करवाता है और उसके साथ साथ बाकायदा उसकी स्टेटमेंट लेता है। आप पर किसी किस्म का दबाव तो नहीं है, आपको किसी ने लालच तो नहीं दिया, आप
आपको कोई धौंस, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही, ये बयान आपके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह के तकरीबन 10 से 12 सवालात होते हैं। मुलज़िम वो तमाम तर सवालात पढ़कर उस पर सिग्नेचर करके हामी भरता है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से ये तमाम तर बयान दे रहा हूँ। और वो बयान रिकॉर्ड करने के बाद उस दफ़ा 164 के बयान की जो शहादत होती है, जो गवाही होती है, वो बयान रिकॉर्ड करवाने वाले मजिस्ट्रेट की ख़ुद अपनी गवाही होती है, यानी कि मजिस्ट्रेट उस तमाम तर प्रोसीजर का गवाह होता है। और दफ़ा 164 के बयान के बाद मज़ीद किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं रहती, मज़ीद किसी शहादत की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ़ एक वो बयान काफ़ी होता है मुलज़िम को सज़ा देने के लिए। अब ये मामला ये था कि उन पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। जब उनको फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई, उन्होंने अपने जराइम का इनकार किया है। दफ़ा 164 के बयान का इनकार वो किसी सूरत नहीं कर सकते। यानी कि उज़ैर बलोच वो परिंदा हैं, वो तोता हैं जिनमें आसिफ अली ज़रदारी की जान है, और ये हमारे इदारों की पकड़ में आ चुका है। और वो तमाम तर जो राज और तमाम तर जराइम थे उनका पर्दा चाक हो चुका है। वो तमाम तर अपने जराइम को तस्लीम कर चुके हैं, और इन तमाम तर मासूम लोगों के कत्ल का, इन तमाम तर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का और भयानक जराइम का उज़ैर बलोच, पीपल्स पार्टी की ये दीगर क़यादत और आसिफ अली ज़रदारी को हिसाब देना पड़ेगा। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।